डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 6 का माइंड मैप क्लास। चैप्टर का नाम है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, राइट? आवर चैप्टर नेम इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दिस इज द चैप्टर 6 of the geography, and this is the last chapter of geography which I am going to teach you. And today I will take the mind map class of chapter 6 of geography, that is manufacturing industries. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो चैप्टर 6 में है ज्योग्राफी का, इसी का क्लास हम लेंगे। देखिए क्या कहता है इसमें, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का वर्गीकरण। इंडस्ट्रीज को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए इंडस्ट्रीज को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, एक बार आप लोग देख लीजिए, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर इसको जो है सो क्लासिफाई किया गया है। रॉ मटेरियल्स के आधार पर क्लासिफाई किया गया है, इसके मुख्य रोल के आधार पर क्लासिफाई किया गया है, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। कितने प्रकार से? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। मतलब 1 2 3 4 प्रकार से जो है सो क्लासिफाई किया गया है इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्रीज को 4 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, उसकी मुख्य भूमिका के आधार पर इंडस्ट्रीज को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज और दूसरा है बेसिक और की इंडस्ट्रीज। अब कंज्यूमर और बेसिक में आप समझ, कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, मतलब जो उपभोग करता है। जैसे हम लोग उपभोग क्या करते हैं, चीनी का उपभोग करते हैं, फिर हम लोग देखिए क्या कर दिया, टूथपेस्ट का उपभोग करते हैं, पेपर का यूज करते हैं, पेपर का यूज हम लोग लिखने वगैरह के लिए करते हैं, पेन का यूज करते हैं, खाने के लिए चीनी वगैरह का यूज करते हैं, है ना। तो ये सब हो गया कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आ गया। किसके अंतर्गत आ गया? कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के उदाहरण दिया हुआ है, शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सीविंग मशीन, फैंस, ये सब जो है सो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आ गया। उसके बाद है बेसिक या की इंडस्ट्रीज। बेसिक या की इंडस्ट्रीज, बेसिक जो होता है ना, आधार जो होता है या मुख्य जो होता है, उसमें आपका आयरन, स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग और एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये सब आपका बेसिक और की इंडस्ट्रीज में आ जाता है। तो ये समझ गया। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल्स देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज एंड बेसिक और की इंडस्ट्रीज, है ना। अब अगला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी के इन्वेस्टमेंट के आधार पर। तो पूंजी के इन्वेस्टमेंट के आधार पर भी 2 प्रकार के इंडस्ट्रीज है। एक है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और दूसरा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब जिसके पास कम पैसा है, 1 करोड़ से कम के लागत में जो लोग अपने इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और जो 1 करोड़ से ज्यादा के लागत में अपने इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करते हैं, उसको कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, है ना। तो किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। On the basis of capital investment, there are 2 kinds of industries. एक हो गया small scale industries और दूसरा हो गया large scale industries. अब small scale industries में हम बताएं कि 1 करोड़ से कम के पूंजी में अगर कोई व्यक्ति अपना इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहा है तो वो आ जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, और जो आदमी अगर 1 करोड़ से ऊपर के पूंजी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो आ जाएगा आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर 4 प्रकार का इंडस्ट्री है। एक है प्राइवेट इंडस्ट्रीज, दूसरा है पब्लिक इंडस्ट्रीज, तीसरा है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, चौथा है आपका कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, है ना। प्राइवेट सेक्टर का इंडस्ट्रीज हो गया पहला प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, दूसरा हो गया पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में समझ आइए कि जिसमें कोई एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता हो, एक व्यक्ति का सब कुछ उसके अंदर, मतलब उसी के अनुसार से चलेगा, है ना। द इंडस्ट्रीज व्हिच आर रन बाय अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, और दैट वुड बी मेंटेन्ड बाय देम आल्सो।
उसी उन्हीं लोग के द्वारा मेंटेन किया जाएगा, उन्हीं लोग के द्वारा चलाया जाएगा और उन्हीं लोग का स्वामित्व भी होगा उस इंडस्ट्रीज के ऊपर, है ना। द इंडस्ट्रीज विच इज ओन्ड और रन बाय अ इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट आर नोन एज प्राइवेट इंडस्ट्रीज, है ना। उसके बाद है आपका, ये हो गया आपका प्राइवेट इंडस्ट्रीज। जब प्राइवेट इंडस्ट्रीज, इसमें आपका एग्जांपल में दिया हुआ टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड। टिस्को और बजाज ऑटो लिमिटेड जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज का उदाहरण है। फिर हम लोग देखते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री मींस द इंडस्ट्रीज व्हिच आर ओन्ड और ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, गवर्नमेंट के अधीन होता है, उसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। उसका एग्जांपल में आपका भेल, सेल, ये सब जितना भी गवर्नमेंट वाला इंडस्ट्रीज है उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। चलिए, और तीसरा है आपका ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में आपका इंडिविजुअल व्यक्ति भी का भी होता है रोल, उसमें इंडिविजुअल व्यक्ति का भी होता है और सरकार का भी होता है, मतलब दोनों का उसमें जो है सो भूमिका होता है ना। jointly run by state and individuals. The industries which are jointly run by states or individuals. The industries which are jointly run by states or individuals that are known as joint sector industries. Right? जैसे आपका है ना joint sector industry. देखिए, कोई इंडिविजुअल या स्टेट दोनों के ज्वाइंटली दोनों के ज्वाइंटली से चलता है, उसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। उसके बाद है कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, जो सबके कोऑपरेशन से चलता है, ओन्ड और ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, रॉ मटेरियल, वर्कर्स, है ना, बोथ दोनों रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स, सप्लायर्स, प्रोड्यूसर्स, सबके सहयोग से जो चलता है उसको हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। द इंडस्ट्रीज which run by the cooperation of producer, workers, raw materials and suppliers. Those industries are known as cooperative sector industries, right? उसके बाद देखिए आप on the basis of ये हो गया आपका एक मेन रोल के अनुसार से कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओनरशिप, और एक बच गया ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल्स के आधार पर भी दो प्रकार के इंडस्ट्रीज हैं, एक आपका है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चा पदार्थ, तो कच्चा पदार्थ तो दो ही प्रकार का होता है, एक हम लोग खेत बाड़ी में उगाते हैं या पेड़ पौधों में उगता हो, चाहे तो गाय बैल से प्राप्त हो, और दूसरा होता है आपका जिसको जमीन के अंदर से खुदाई करके हम लोग निकालते हैं। तो जिसको हम लोग जमीन के अंदर से खुदाई करके निकालते हैं वो आपका आ जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में, और जो हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्शन करते हैं पेड़ पौधा से उगाया जाता है, चाहे खेती बाड़ी करके उगाया जाए, है ना, चाहे भेड़ से जो है सो ऊन हम लोग प्राप्त करते हैं, तो ये सब भी आपका आ जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में, है ना। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, एक हो गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और दूसरा हो गया मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आपका आ जाता है कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी एंड ईडेबल प्रोडक्ट्स, ये सब आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का उदाहरण है। फिर यहाँ आपका आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये सब आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स यहां तक आप समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और भी क्या क्या चीजें हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में देख लीजिए। इंडस्ट्रियल लोकेशन डिपेंड करता है अब इंडस्ट्री कहां लगाएंगे, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें की जो जरूरत पड़ती है। डिपेंड्स करता है रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट, है ना। कहां लगाएंगे, जहां पे रॉ मटेरियल्स इजीली उपलब्ध हो, कम पैसा में उपलब्ध हो, लेबर कम पैसा में उपलब्ध हो, हर तरह का सुविधा हो, जल का सुविधा, वायु, जितना भी प्रकार का ट्रांसपोर्टिंग का सुविधा हो गया, पानी वगैरह की सुविधा होना चाहिए, वहां पे लेबर उपलब्ध होना चाहिए, तो वहीं पे इंडस्ट्री को लगाया जा सकता है ना। वहीं पे इंडस्ट्री लगाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो वही कहता है इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए, क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है। इंडस्ट्रियल लोकेशन डिपेंड्स अपॉन रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट। Industrial location depends upon the raw material, capital, power, labor and market.
कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए उसके पास पूंजी होना चाहिए, कच्चा जो चीज का इंडस्ट्री लगाएगा तो उसका कच्चा पदार्थ उसके पास उपलब्ध होना चाहिए, काम करने के लिए मजदूर होना चाहिए, है ना, मजदूर होना चाहिए, उसके बाद मार्केट भी होना चाहिए बिक्री के लिए, आखिर बेचने कहाँ बेचेगा, उसका बिकेगा तब तो बनाने से फायदा है। तो ये सारी चीजें जरूरी है। इंडस्ट्रियल लोकेशन डिपेंड्स अपॉन द रॉ मटेरियल्स, कैपिटल, लेबर, मार्केट, है ना, ये सब चीज के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री टू नेशन इकोनॉमी। अब राष्ट्र के अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री का क्या महत्व है, तो बहुत बड़ी योगदान है। बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, जब रोजगार मिलता है तो इनकम बढ़ता है ना, तो इसका नेशनल इनकम में भी बहुत बड़ा योगदान है। नेशनल इकोनॉमी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी का जो है सो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो क्या है देखिए, द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज at 17% ऑफ जीडीपी। 17% जीडीपी जो है सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। कितना में? आउट ऑफ टोटल 27%। 27% में 17% जीडीपी जो है सो मैन्युफैक्चरिंग से आता है। फॉर द इंडस्ट्री व्हिच आल्सो इंक्लूड्स 10% फॉर माइनिंग, क्वायरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी गैस, जिसमें से 10% माइनिंग, क्वायरिंग और इलेक्ट्रिसिटी गैस में इंक्लूड है। उसके बाद और यहाँ दिया हुआ है, हाँ, हेल्प्स टू रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी में भी को भी कम करता है। जैसे मान लिया अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगेगा तो जो अभी सब आदमी खेती बाड़ी पे ही लगा है तो कुछ लोग उसमें भी काम करने चल जाएगा, तो उससे एग्रीकल्चर के ऊपर जो बोझ है वो भी कम हो जाता है ना। इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को भी दूर करता है, गरीबी को भी दूर करेगा। जब बेरोजगारी दूर होगा, लोगों को रोजगार मिलेगी तो गरीबी भी दूर होगा, और है ना, फ्रॉम आवर कंट्री एंड एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। और जब हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगेगा तो व्यापार का भी जो है सो एक्सटेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा, मतलब व्यापार भी ज्यादा जो है सो बढ़ेगा। अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगेगा तो स्वाभाविक है कि व्यापार बढ़ेगा, है ना, वाणिज्य और व्यापार की वृद्धि होगी। तो ये है आपका, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हाँ देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज में आप देख लिए थे, अभी हम लोग देख रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का क्या महत्व है। अभी हम लोग देखे थे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो वो आप देखें कि 17% जीडीपी, टोटल 27% जीडीपी में जो है सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है ना। उसके बाद आपका 10% फॉर द इंडस्ट्री विच आल्सो इंक्लूड्स 10%, इंडस्ट्री के लिए जो 10% माइनिंग, क्वायरिंग और इलेक्ट्रिसिटी और गैस में भी इंक्लूड है। आगे ये बताएं हम अभी कि क्या महत्व है मैन्युफैक्चरिंग का, तो मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा महत्व है। क्या क्या महत्व है मैन्युफैक्चरिंग जो है सो हमारे कृषि पर आधारित लोगों को, कृषि पर जो बोझ है, जो ज्यादा कृषि के ऊपर लगे हुए हैं, उनको अगर रोजगार मिल जाएगा तो वहां से थोड़ा सा उसके कृषि के सेक्टर के बोझ को कम करता है ना। उसके बाद बेरोजगारी को दूर करता है और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी काम आता है। इसके अलावा अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज लगेंगे तो आपको जो है सो ट्रेड और कॉमर्स का भी जो है सो विस्तार होगा, है ना। तो क्या महत्व है, इंडस्ट्रीज इरेडिकेट द अनएम्प्लॉयमेंट, इट रिड्यूसेस the heavy dependence on agriculture, है ना। If there would be more industries, then it will reduce the heavy dependence on the agriculture. The people who are dependent on agriculture only, they would be divided. Some of them will be dependent on agriculture, some of them will be dependent on industry, है ना। तो ये क्या करेगा, in this way industries reduce the heavy dependence on agriculture, it eradicate the unemployment and it also enhances the trade and commerce, है ना, in our country or in that place where industries are established, right? जहाँ इंडस्ट्रीज लगाए जाएंगे वहां पे जो है सो क्या होगा, हैवी डिपेंडेंस एग्रीकल्चर के ऊपर से कम होगा
अनएम्प्लॉयमेंट जो है सो कम होगा, गरीबी खत्म होगी देश से, और एक्सपेंशन होगा ट्रेड और कॉमर्स का। चलिए अब हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम रॉ मटेरियल्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ये भी सही है ना? द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल्स, बड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा में जो है सो रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करना है ना? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को, है ना? द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कच्चा पदार्थ से, है ना? फिनिश प्रोडक्ट्स मतलब गुड्स मतलब जो हम यूज करते हैं, जैसे हमारा कॉटन है वो फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं है, वो रॉ मटेरियल्स है। उससे जब हम कपड़ा बना लेते हैं पहनने के लिए तो वो हो गया गुड्स, है ना? तो यही जो है सो आपका कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, समझ गए यहां तक? द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, और यू कैन आल्सो से द प्रोसेस ऑफ